नमस्कार बच्चों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, दोस्तों, पिछली स्लाइडों में अपन देख चुके हैं पूर्व की जो क्लासें थी विकारी शब्दों के बारे में, उसमें अपन संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके थे। और आज की जो वीडियो है आपके सामने वो विशेषण के बारे में है। विशेषण किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न अपने उठ के आता है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। जैसे कि अगर अपन बात करें बिहार पीसीएस 2002-4 और 7 में ये प्रश्न लिखित परीक्षा के रूप में आ चुका है, जिसमें विशेषण की परिभाषा अगर आपसे सीधे शब्दों में पूछी जाए तो वो इस प्रकार है। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। दो प्रकार की बातें विशेषण में आती हैं, एक तो विशेष और एक विशेषण। विशेष का अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो अपन को यहाँ परिभाषा में स्पष्ट हो गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लाल गाय अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर यह गाय की विशेषता है लाल, गाय की विशेषता है लाल। और दूध के आगे अधिक शब्द लगा रखा है, तो ये भी दूध की विशेषता बताई गई है, यानी अधिक वो दे रही है दूध। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सामान्य रूप से इसकी परिभाषा अपने सामने निकल करके आती है। विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेदों के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो विशेषण के 4 प्रकार या 4 भेद बताए जाते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। आपके सामने यह डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर इस फॉलो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो कि विशेषण के भेद कितने हैं। देखिए, इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। इस प्रकार से 4 भेद हमारे सामने प्रकट होकर के आए हैं। दोस्तों, अपन ने चारों विशेषणों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली है। पहला जो भेद है आपके सामने वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही अपन को अवगत हो रहा है, गुणवाचक, गुण बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो वो इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जो गुण बताए जाएं, उनके आकार, रंग, रूप, दशा बताई जाए, काल बताया जाए, स्थान बताया जाए, इनका जो बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। इसमें जैसे गुण दोष अपन कहें तो अच्छा, बुरा, सरल, सच्चा। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये तो सरल गाय है, सच्चा। इस प्रकार के वाचक शब्द अपन को देखने के लिए गुणवाचक विशेषण के मिलते हैं। और ऐसे वाचक शब्द जहां पर मिल जाएं जो गुण दोष बताएं तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है अपना संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि अपन को ये पता लग रहा है इसके नाम से ही, संख्यावाचक, यानी ऐसे संख्याबोधक शब्द अपने सामने आएंगे
जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। इसके संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। दो उपभेद यहां पर बताए गए हैं। वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित व अनिश्चित दो भेद जो हैं हमारे सामने, जैसे कि 50 निश्चित संख्या है, दर्जन यानी 12 निश्चित संख्या है, कई अनिश्चित संख्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में यह शब्द जाएगा। 10 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार के कई उदाहरण आपको उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न उठ करके आया है, कक्षा में 10 छात्र हैं, तो ये यहां पर अपन को पता लग रहा है छात्र कितने हैं, 10। इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक उपभेद के अंतर्गत ये आता है। दूसरा है झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं। झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, तो यहाँ पर ये विशेषता बताई जा रही है। झगड़ा जो हुआ है उसमें लोग घायल तो हुए लेकिन उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, कई यहाँ पर बताया है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तीसरे नंबर का जो भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, अगर अपन लगातार मेहनत करते रहेंगे तो दोस्तों सफलता अपन को निश्चित मिलेगी। आप ये समझ लें कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। अगर अपन लगातार अभ्यास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो अपनी जो कमजोरी है वो ही एक दिन खूबी बन जाती है। मैं 2 लाइनों से आपको जोड़ना चाहूंगा। कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है। कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है। आप मेहनत करके तो देखिए, आप मेहनत करके तो देखिए, हार के बाद भी सुकून मिलता है, हार के बाद भी सुकून मिलता है। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अपन आगे चल रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि अगर अपन बात करें तो परिमाण शब्द से पता लग रहा है, यानी नाप तौल संबंधी बात इसमें आती है। विशेष रूप से जो नाप तौल के रूप में ऐसे वाचक शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर है। इसमें परिमाणवाचक में नाप तौल संबंधी आते हैं और संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्याएं आती हैं। इसके भी 2 भेद हैं परिमाणवाचक विशेषण के, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में संख्या निश्चित रहती है, जैसे 2 लीटर दूध लाओ, 7 लीटर तेल ले आओ, 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो ये सब जो है निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ी सी चाय हो जाए, बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे कम भोजन रखना। इस प्रकार के कई उदाहरणवाचक परिमाणवाचक में बन सकते हैं। अगला है इसमें, जिसके उदाहरण आपके सामने हैं। 4 लीटर दूध लेकर आओ, थोड़ा पानी देना, या ढेरों आम पड़े हैं, जरा सा अचार दे दो। यहाँ पर ये जो 4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं, पहला उदाहरण है 4 लीटर दूध लेकर आओ, तो इसमें निश्चित परिमाण है,
यानी दूध तो मांगा जा रहा है 4 लीटर, जो एक निश्चित संख्या है, तो यह निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। दूसरा है थोड़ा पानी देना, पानी की मात्रा परिमाणवाचक में जा रही है लेकिन थोड़ा एक संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह उदाहरण अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। तीसरा उदाहरण है यहाँ ढेरों आम पड़े हैं, आमों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, ढेरों पड़े हैं, तो इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक में यह जाएगा। जरा सा अचार दे दो, तो यहां पर इसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। अगला उदाहरण आपका आएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के रूप से भी जाना जाता है। यह सार्वनामिक जो विशेषण है उसका एक और नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। इसमें अपन को एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता बताते हैं, न कि संज्ञा के बाद में। यह विशेष अंतर अपन को याद रखना है, जब ही अपन सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के बीच में अंतर कर पाएंगे। सार्वनामिक विशेषण जो है उसके भी 4 उपभेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, उस व्यक्ति को बुलाइए। यहां पर इसमें उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत यह आता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी संख्या निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा है, इसलिए निश्चय नहीं कर सकते अपन कि कौन खड़ा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। वहां कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, यहां पर यह भी कुछ भी, यह शब्द भी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ये पेपर में कई प्रश्न इसमें के पूछे जाते हैं। तीसरा जो उसका उपभेद है वो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अपन को पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक आगे लग रहा है, इसका मतलब प्रश्न से संबंधित है। वहां मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है, यहाँ पर जो छात्र दौड़ रहे हैं उसके पहले कौन शब्द आकर के ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो मैं किस छात्र ने मारा, ये एमपी स्टेनो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो पूछा गया था, और उसमें आपसे ये पूछा गया कि ये किस सार्वनामिक विशेषण का उपभेद है, तो आपको इसका आंसर लिखकर आना था प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। विकल्प में से आपको ये छांटना था प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। यहां पर तो मैं किस छात्र ने मारा, छात्र से पहले किस शब्द आया है, और इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चौथा उपभेद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अपन को इससे पता लग रहा है संबंधवाचक से, यानी ये एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहा है। जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी, जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, तो यहाँ पर जो घड़ी और वह, जो और वह एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया गया है जिस कार्य को करने से नुकसान होता है उस पर विचार करना मूर्खता है। यहाँ पर जिस और उस एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं, इस प्रकार से यह संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है वह व्यक्ति सामने जा रहा है जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पर वह और जिससे दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये उदाहरण संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। बच्चों,
इन चीजों में जो अपन को ध्यान रखने योग्य बात है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है और ज्यादातर जो प्रश्न उठ करके आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में ही उठ करके आते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वास्तव में सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है, विशेष अंतर इसमें क्या है, आपके सामने मैंने पहले भी बता दिया है। आप ये अच्छी तरह देख लें। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है तब तो वह विशेषण होता है, यानी जो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होगा तब तो वो विशेषण होगा। और यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जब अकेला आएगा तब तो वो सर्वनाम कहलाएगा, और संज्ञा सर्वनाम के पहले अगर वो आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो ये मुख्य अंतर अपन को देखने के लिए मिलता है। कई प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, जैसे कि ये प्रश्न भी पूछा गया था IAS 2007 की परीक्षा में, जिसको अपन UPSC कहते हैं। इनमें संस्कृति का विशेषण है, उसके ऑप्शन है सांस्कारिक, सुसंस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कार, इस प्रकार कई वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सही ऑप्शन है सांस्कृतिक, यानी संस्कृति का अगर विशेषण बनेगा तो वो बनेगा सांस्कृतिक। और प्रश्न भी कई बार ये पूछे जाते हैं, UPSC की परीक्षा में आ गया है, मानव का विशेषण शब्द होगा। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन लिखे, मानवता या मानवीय, तो इसका सही है मानवीय। इस मानव का विशेषण बनेगा मानवीय, मानव शब्द से जो बनता है विशेषण वो है मानवीय। इसी प्रकार और प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 3rd ग्रेड 2012 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था कि जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है तब वह क्या कहलाता है, तो अपन में उसके ऑप्शन में लिखना था तब वह विशेषण कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर उठ करके आते हैं। इसी प्रकार विशेषण के आगे और भी, जैसे प्रविशेषण चलता है, क्रिया विशेषण चलता है, उनकी जानकारी इस प्रकार है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको अपन प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण का उदाहरण अगर अपन देखें तो यहाँ है, राम बहुत मधुर गीत गाता है। यहाँ पर राम गीत तो गा रहा है लेकिन उसकी मधुर गीत की विशेषता बताई गई है बहुत, यानी मधुर से भी अच्छा, बहुत मधुर गीत गाता है, यानी विशेषण की भी विशेषता बहुत शब्द के माध्यम से बताई गई है। तो यहाँ पर यह बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। एक और आगे जो क्रिया विशेषण चलता है ये अव्यय के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत जो 4 भेद है उसमें एक भेद है। इसमें अपन देखते हैं क्रिया विशेषण में क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज दौड़ता है। तो ये जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अपन मेहनत करते रहेंगे तो दोस्तों सफलता अपन को जरूर मिलेगी। आपको मैं 2 लाइनों के माध्यम से ऊर्जावान बनाना चाहता हूं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हालातों पर रुआ नहीं करते, जो हालातों पर रुआ नहीं करते। प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा आप लोगों का जो सहयोग सानिध्य सिद्धेश्वर क्लासेज को मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी बच्चों, दोस्तों, परिचितों को धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।